जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैक्स एजुकेशन में। तो दोस्तों, टॉप 500 प्रश्नों की श्रृंखला का आज पहला वीडियो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम यूपी लेखपाल और यूपी पुलिस के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। मैं जितने भी क्वेश्चन इसमें करवाऊंगा सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। आपके यूपीएसआई, यूपी पुलिस, लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी जितने भी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मैं सब करवाने की कोशिश करूँगा और बहुत ही बेहतरीन से हम इन क्वेश्चनों को समझेंगे। ठीक है, तो जीके जिसका आज पहला वीडियो है, आप इन 500 प्रश्नों की श्रृंखला को लेंगे तो आप, मैं गारंटी कहता हूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में 110% आपको देखने को मिलेगा। चलिए, 25 प्रश्न है इस वीडियो में और आपका लास्ट में 25 प्रश्नों में से राइट आंसर के कितने आप स्कोर करते हैं आप हमें लास्ट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग दोस्तों देंगे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन से नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था। ये क्वेश्चन अंतरिम सरकार से हमारे एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो अंतरिम सरकार के अगर अध्यक्ष की बात करेगा तो आपको याद है नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अगर कानून मंत्री पूछा जाए तो बहुत बताना है कानून मंत्री इसका कौन था, ये बताना है आपको। ठीक है, और कृषि मंत्री कौन था, ये दो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे कृषि मंत्री। ठीक है, तो आपको इन दोनों को कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, जो नेहरू सरकार की अंतरिम सरकार बनी थी, इसमें लियाकत खां जो थे ये वित्त मंत्री बनाए गए थे। कौन सर? लियाकत खां को वित्त मंत्री बनाया गया था। तो दूसरा इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए, एक और प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर राइट आंसर क्या होगा। तेरा वामचू किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा सांस्कृतिक त्योहार है? कौन सा सर? बुमचू। बुमचू जो है भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा सांस्कृतिक त्यौहार है। ये आपको सिक्किम में दोस्तों देखने को मिलेगा। कहाँ पर? सिक्किम में देखने को मिलेगा। सिक्किम के बारे में बात करेंगे, भारत का एक ऐसा राज्य जो 3 देशों से अपनी सीमा साझा करता है। वो 3 देश कौन कौन से हो जाएंगे? कहेंगे सर नेपाल हो जाएगा, ये का फिर आपका चाइना हो जाएगा और फिर आपका भूटान हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम से तीस्ता नदी होती है, तीस्ता नदी यहाँ से निकलती है, ये बात आपको याद रखनी। तीस्ता नदी सिक्किम से ही होकर मतलब निकलती है। यहाँ पर एक चोलामू झील आपने पढ़ी होगी, वहाँ से ही तीस्ता नदी निकलती है। ये ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बने तो आपको इसको गलत नहीं करना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बात करेंगे सर विक्रमशिला विश्वविद्यालय बूझा जाए या सोम विहार यानी कि सोमपुरा बूझा जाए, तो आप बोलेंगे सर इन दोनों की स्थापना किसने? धर्मपाल ने की थी। पाल वंश के दूसरे ये शासक होते हैं, पाल वंश के शासक थे। पाल वंश ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो आप बंगाल वाले क्षेत्र में जाएंगे तो बंगाल वाले क्षेत्र में आपको पाल वंश देखने को मिलेगा। धर्मपाल एक ऐसे शासक थे जो आपने कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ा होगा। कौन सा सर? त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ा होगा कन्नौज का, तो उसमें पाल वंश सबसे पहले कूदे थे और धर्मपाल ने पाल वंश मतलब त्रिपक्षीय कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश का बहुत अहम रोल होता है और सबसे पहले इन्होंने युद्ध शुरुआत किया था। लेकिन जो त्रिपक्षीय संघर्ष जीत की अगर बात करेंगे तो प्रतिहारों ने अपनी जीत उस पर दिखाई थी। ठीक है, फाइनली प्रतिहारों का उस पर कब्जा हुआ था कन्नौज पर। ठीक है, प्रतिहार का, तो आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। तेरा कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है, ये आपको बताना है। बात करेंगे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट देशों की बात करूंगा मैं। कर्क रेखा आपको बताना है कहां कहां से। मैं अगर यहां पर मैक्सिको लिख रहा हूं तो आपको बताना है मैक्सिको से क्या कर्क रेखा। एक मिनट, मैक्सिको से आपको बताना क्या मैक्सिको से कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल मैक्सिको से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्योंकि ये सबसे उधर देश पड़ता है, तो इससे कर्क रेखा से यहाँ पर आपके क्वेश्चन बनता है। बाकी चीन, बांग्लादेश ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। म्यांमार यहाँ से भी चीन से, और ताइवान बहुत बार पूछा गया ताइवान से। ताइवान जो है चीन के नीचे आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ से भी क्या निकलती है? ये रेखा निकलती है। ठीक है, चलिए अगर मैं आपकी बात करूं इसकी राइट आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर झारखंड। निम्न में देशों में से झारखंड से निकलती होती है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन, 8 मार्च को किस रूप में मनाते हैं? कह रहा 8 मार्च जो दिवस मनाया जाता है, दिवस से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों 100% आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बताना है 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। अगर हम विश्व पर्यावरण दिवस की बात करेंगे तो 5 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है आपको पता होगा। 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी, यूएनईपी। ठीक है, यूएनईपी की स्थापना हुई थी, जो पर्यावरण की एक महत्वपूर्ण संस्था है। अच्छा, ये कब से बनाया जाना स्टार्ट हुआ? तो 5 जून का जो त्यौहार था, मतलब ये दिवस था, 1974 से इसको पहली बार बनाया जाना शुरू हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, युवा दिवस की बात करेंगे तो युवा दिवस 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, 12 जनवरी को। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है 12 जनवरी को किसके दिवस में मनाया जाता है? युवा दिवस। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। क्या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां पर स्थित है? जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह ये कहां पर स्थित है? पारादीप, कोचीन, कोलकाता या मुंबई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है ये कहां पर पोर्ट स्थित है? मुंबई
मुंबई में। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? तो कहेंगे सालसेट द्वीप पर स्थित है। ये कई बार आपके एग्जाम में आया है, सालसेट द्वीप पर स्थित है मुंबई, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो दोस्तों मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो में अपन लोग 25 प्रश्न करेंगे। 25 में से आपका स्कोर कितना रहता है आप हमें लास्ट में ज़रूर बताएं। और पूरे अब आप डेली इन 500 क्वेश्चनों की एक एक वीडियो आपको डेली मिलेगा। इन आपको मैं सच बता रहा हूं कि आप सभी क्वेश्चन अगर कर लेंगे, लगभग 20 वीडियो हम लोग इसमें करेंगे 25-25 प्रश्नों के, तो आप, मैं गारंटी लेता हूं आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, यहां से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। क्या निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक आपका है, मलेरिया है, जूं है या किलनी है? राइट आंसर क्या होगा? तो मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों चेचक होगा। चेचक जो होता है ये किसके कारण होता है, ये आपको याद रखना है, ये विषाणु के कारण मतलब वायरस के कारण होता है। और चेचक से कौन त्वचा हमारी प्रभावित होती है? ठीक है, त्वचा प्रभावित होती है, यह भी त्वचा, ठीक है, त्वचा प्रभावित होती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, त्वचा प्रभावित होती है। ठीक है, क्लियर है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न ये रहा, क्या स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था? बात करेंगे स्वतंत्रता के नवग्रहित तिरंगे की, तो आपको बहुत अच्छे से दोस्तों याद रखना है 1929 का एक अधिवेशन आपको भूलना नहीं है। 1929 का एक अधिवेशन होता है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं पीटी नेहरू जी। कौन सर? नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। कहाँ हुआ था आप कहेंगे? तो कांग्रेस का ये अधिवेशन लाहौर में हुआ था। ठीक है, लाहौर में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये आपको याद रखनी है, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसकी सर? कहेंगे सर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, और उसी दिन स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा जो था, ये पहली बार 31 दिसंबर 1929 को ये आपका फहराया, मतलब 31 दिसंबर 1929 को नवग्रहित तिरंगा पहली बार लहराया गया था। ठीक है, बहुत बार पूछा है किस नदी के किनारे, तो कहेंगे रावी नदी के किनारे, क्योंकि जो लाहौर है ये आपका किस नदी के किनारे होता है? लाहौर जो है वो रावी नदी के किनारे है। एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो 2-3 प्रश्न मैंने आपको बताया, इनको बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है। अगला प्रश्न कह रहा है माउंट आबू का जैन मंदिर किससे बना हुआ है? ठीक है, माउंट आबू का जैन मंदिर किससे बना हुआ है? ठीक है, ये कहाँ पर है? तो कहेंगे अरावली पर्वत श्रेणी पर है। अरावली पर्वत श्रेणी पर, ये तो बात आपको भूलना नहीं है। ठीक है, माउंट आबू, ये इसको क्या कहते हैं, माउंट आबू है, ये आपको भूलना है। माउंट आबू पर ये जैन मंदिर है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, और इसको और का दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये भी आपको याद है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अरावली, ये कहाँ पर? अरावली पर्वत श्रेणी पर है। माउंट आबू में संगमरमर से बना हुआ, राइट आंसर डी होगा। ठीक है, चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, संगमरमर से बनाया जाता है, याद रखेंगे। एक और दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश किसने दिया था? लट्टू क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आपको दोस्तों ये क्वेश्चन पता होगा। कह रहा है 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश किसने दिया था? तो कहेंगे 1905 में बंगाल विभाजन की बात करें तो लॉर्ड कर्जन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और इसी के बाद 1905-6 में क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था, ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी। अगर आपके एग्जाम में पूछा कि इसको रद्द कब किया गया था, तो कहेंगे आप 1911 में सर ये होता है, दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। ठीक है, दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में, उसमें दो बातें आपके सामने निकल कर आती हैं। एक तो जो बंगाल विभाजन था इसको रद्द किया गया, बंगाल के जो विभाजन था इसको सर रद्द किया गया। और दूसरी बात आपके सामने ये निकल कर आती है कि जो आपका राजधानी थी वो कोलकाता से कहाँ पर? दिल्ली स्थानांतरित की गई। कहाँ से सर? कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई, और 1912 में पूर्णता बन गई थी। ठीक है, क्लियर है, इतना यहाँ तक क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, नामदफा अभियान किस राज्य में? बहुत अच्छे से आपको पता होगा। नामदफा आपका कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। बिहार में वाल्मीकि आपको देखने को मिलेगा। असम में देखें काजीरंगा हो जाएगा, नामेरी, औरांग, देहिंग पटकई, ये सब कहाँ पर आपको? असम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी? मतलब मौलिक मांग उठाई गई थी, ये आपको बताना है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में आपको बता चुका। हरिपुरा अधिवेशन आपको भूलना नहीं है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये सुभाष चंद्र बोस ने की थी। एस सी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी, सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी, आपको याद रखना। हरिपुरा का अधिवेशन हुआ था। कराची अधिवेशन, रामगढ़ अधिवेशन 1940, कराची अधिवेशन 1931, आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? कराची अधिवेशन 1931। ठीक है, इसके बारे में आपको ये बात याद रखनी, कराची अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई थी वो सरदार पटेल के द्वारा की गई थी। किसने सर की थी? मतलब सरदार पटेल। ठीक है, सरदार पटेल जी ने की थी, याद रखें। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि इसी अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे, क्योंकि आपने गांधी इरविन समझौता सुना होगा, फिर उसके बाद ये आई थी, तो आपको ये बात याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा,
कह रहा नंदा देवी चोटी किस भाग में है? नंदा देवी चोटी जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चोटी है, कई बार एग्जाम में आया है, यूके में ये स्थित है, आपको याद रखना। और कहाँ पर? कुमायूं हिमालय में पड़ती है। कहाँ पर? कुमायूं हिमालय में ये आपको देखने को मिलती है। ठीक है, किस हिमालय में सर? कुमायूं। 4 प्रकार के आपको हिमालय देखने को मिलते हैं, एक असम हिमालय, ठीक है, फिर उसके बाद कुमायूं हिमालय, मतलब जो सॉरी असम कह रहा हूँ, सबसे पहले जम्मू कश्मीर का हिमालय, पंजाब का हिमालय आप देख रहे हैं, ये नदियों के आधार पर जो बांटा गया। फिर उसके बाद आप कुमायूं हिमालय देखते हैं, उसके बाद आप नेपाल हिमालय देखते हैं, उसके बाद आप असम का भाग देखते हैं। ठीक है, अगर पंजाब हिमालय की मैं बात करूंगा तो आपका सिंधु नदी से लेकर सिंधु से या सतलज के बीच है, किसमें? सिंधु से सतलज के बीच ही आता है। ठीक है, और कुमायूं आपका सतलज से काली के बीच, सतलज से काली नदियों के बीच ही आता है, आपको ये बात याद रखना। ठीक है, नेपाल की बात करेंगे तो काली से तीस्ता के बीच, काली से तीस्ता के बीच आपको याद रखना है, तीस्ता के बीच ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और असम हिमालय से ये आपका तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच, ठीक है, तीस्ता से नदी से ब्रह्मपुत्र के बीच आपको देखने को मिलता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, ये नदियों से क्वेश्चन बनता है, तो किसी ना किसी टॉपिक से आपको क्वेश्चन बन सकता है, तो नदियां आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, पंजाब हिमालय को जम्मू कश्मीर का हिमालय मतलब कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, तो आपको इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, वो भी आपका सिंधु सतलज के बीच में ही आ जाएगा। अगला प्रश्न, कह रहा पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? अगर आपसे पोंगल पूछा तो अट्टुकल पोंगल भी बता दिए, कहाँ का सर? अट्टुकल पोंगल अगर पूछ लिया जाए, अट्टुकल पोंगल, ठीक है, अट्टुकल पोंगल पूछ लिया जाए तो पोंगल तो आपका याद रखना है तमिलनाडु का है। कहाँ का पोंगल जो है वो तमिलनाडु का है, लेकिन अट्टुकल पोंगल याद रखेंगे ये केरल का है। ठीक है, ये कहाँ का सर? केरल का है। तमिलनाडु का है पोंगल और अट्टुकल पोंगल ये आपका कहाँ का सर? केरल का है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर दोस्तों चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा? कह रहा राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? बात करेंगे सर राष्ट्रकूटों की, तो आपको याद रखना राष्ट्रकूट जो थे तो ये वादामी जो वातापी के चालुक्य, वादामी या वातापी के जो चालुक्य होते हैं उनमें से उनके स्थान पर मतलब उनके बाद जो हमारे गद्दी पे देखने को मिलते हैं राष्ट्रकूट की अगर वंश की बात करेंगे तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो आप कहेंगे राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी चलिए दंती दुर्ग, हाँ याद आया, किसने? दंती दुर्ग ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, दंती दुर्ग ने इसकी स्थापना की थी, किसकी? राष्ट्रकूट शासकों की। ठीक है, इसने मतलब पहली जो राजधानी थी राष्ट्रकूटों की एलोरा थी, लेकिन फिर बाद में दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी मान्यखेत को बनाया, और आपके एग्जाम में ज्यादातर मान्यखेत ही आती है। राजधानी क्या थी बाद में इनकी? मान्यखेत। मैं आपको लिख रहा हूँ, राजधानी बता दे मान्यखेत। अच्छा, इनकी भाषा कई बार आपके एग्जाम में आई है, तो कन्नड़ भाषा आपको याद है, किसमें? कन्नड़ भाषा थी। ठीक है, अच्छा, दंती दुर्ग ने मालवा पर अभियान किया, किस पर सर? मालवा पर अभियान किया, और उसके बाद इसने हिरण्यगर्भ क्या करवाया था? हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया था, जो आपके एग्जाम पीसीएस में कई बार पूछा गया, तो आपके एग्जाम में भी हो सकता है आ जाए, तो इसको आपको याद है, किसने? हिरण्यगर्भ। ठीक है, एक मिनट, हिरण्य गर्भ यज्ञ करवाया था, आपको याद है, हिरण्य गर्भ यज्ञ करवाया था, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, हिरण्य गर्भ यज्ञ करवाया था, आपको भूलना नहीं है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए कुछ और राष्ट्रकूट शासकों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक है कृष्ण प्रथम। कौन है सर? कृष्ण प्रथम के बारे में आपको याद रखना है। इन्होंने क्या किया था? जो एलोरा की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाओं में गुफा संख्या 16 में इन्होंने कैलाश मंदिर बनवाया, जिसे शिव मंदिर भी कहते हैं। कैलाश मंदिर खुदाई कर बनवाया गया कृष्ण प्रथम के द्वारा, तो उसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट शासक हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी में आते हैं कृष्ण तृतीय, एक आपको देखने को मिलेंगे कृष्ण तृतीय। कौन देखने को मिलेंगे? कृष्ण तृतीय देखने को मिले। कृष्ण तृतीय के बारे में ये बात आपको याद रखनी है कि इन्होंने तक्कोलम की लड़ाई लड़ी थी, जो कि किससे लड़ी थी? इन्होंने तक्कोलम की लड़ाई चोलों से लड़ी थी। चोल शासक था परांतक प्रथम, उसको इन्होंने पराजित किया था। वो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, तो आप लोग 949 ईसा पूर्व में तक्कोलम की लड़ाई लड़ी गई थी, उसको आपको भूलना नहीं। अगला प्रश्न कह रहा होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ उसके बाद कुछ भारतीयों ने गतिविधियां की थी, जिसमें आप होम रूल लीग की स्थापना देखते हैं, और फिर सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना देखते हैं। तो आपको याद है ये सभी की सभी जो थी ये प्रथम विश्व युद्ध के समय ही स्टार्ट हुई थी। ठीक है, बंगाल विभाजन तो बहुत दूर है, क्योंकि होम रूल लीग हमारा 1916 में आता है। ठीक है, अच्छा, अगर आप ये कहेंगे कि 1906 का कांग्रेस अधिवेशन, ये आपको भूलना इसलिए नहीं क्योंकि इसकी अध्यक्षता जो थी नौरोजी साहब दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की, और सबसे पहले इसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, सबसे पहले स्वराज शब्द की मांग की गई थी। किसकी सर? स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था, आपको याद है किसकी? स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। एक बात और भी याद रखना, ये अधिवेशन 1906 का जो अधिवेशन था ये कहाँ पर हुआ था? कहेंगे सर कलकत्ता में ये अधिवेशन हुआ था। क्लियर है, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी के सभी। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कैबिनेट मिशन भारत कब है? पॉलिटी का एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कैबिनेट मिशन। बात करेंगे सर कैबिनेट मिशन की, तो इसमें 3 अंग्रेज अधिकारी आए थे। कौन कितने? साफ आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन यही बन सकता है कि कैबिनेट मिशन कितने अधिकारी आए थे? 3 अंग्रेज अधिकारी आए थे। कौन कौन से? नाम बहुत ध्यान से समझिएगा, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और सर पैथिक लॉरेंज। फिर से नाम ले रहा हूँ,
स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और सर पैट्रिक लॉरेंस, ये 3 अधिकारी आए थे और ये आता है 1946 में। 1946 में आया और इसने जनसंख्या के आधार पर क्या किया सर, संविधान सभा का गठन किया और इसमें सीटों की बात की। तो संविधान सभा के गठन में मोस्ट इंपोर्टेंट भूमिका किसकी थी, कैबिनेट मिशन की थी, ठीक है। इससे पहले क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, जिसे उत्तर दिनांकी चेक कहा गया, वो भी मैं आपको याद रहा 1942 में आया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। अब अगर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो उसका मुख्य क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय समझ को विकसित करना, राष्ट्रीय आय को बढ़ाना, भुगतान में संतुलन नहीं करना या निर्यात को प्रोत्साहन करना। तो देखिए हम क्या करते हैं, जब अंतर्राष्ट्रीय हम व्यापार करते हैं तो राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक है। वहाँ पर राष्ट्रीय आय पर हमारे यहाँ फर्क जरूर पड़ता है, ठीक है। तो याद रखेंगे 19 से इसका राइट आंसर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर क्या होगा। कह रहे हैं प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में स्थित है, ठीक है। हाँ, प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में स्थित है। तो हवा महल आपको कई जगह देखने को मिलेगा, जैसे फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा हवा महल बनवाया गया, राजस्थान का है तो जयपुर में ये स्थित है। कहाँ पर सर, जयपुर में। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है दोस्तों कि जयपुर को यूनेस्को में कब शामिल किया, 2017, 2019, 2018 या 2020। ये 4 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, बताना है आपको। अगला प्रश्न कह रहा आमुक्त माल्याद लेखन किसने किया। आमुक्त माल्यादी आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई है। सबसे पहले ये आपको याद रखना, जो आमुक्त माल्यादी किस भाषा में लिखी गई, ये भी कई बार आया है। तो आप कहेंगे तेलुगु भाषा में लिखी गई। किस भाषा में सर, तेलुगु भाषा में लिखी गई है, ठीक है। बात करेंगे सर विजयनगर साम्राज्य की, तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में ये आपको याद रखना है, ये तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ था। कौन, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में आपको याद रखेंगे 4 राजवंश देखने को मिलते हैं। 4 राजवंश कौन कौन से, नाम बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला आता है आपको संगम वंश, जिसमें हरिहर बुक्का थे। संगम वंश के बाद सालुब वंश, फिर तुलुप वंश, फिर अराबिडू वंश। और जो तीसरा वाला था, इसको कहते हैं, तीसरा वाला जो वंश था जिसे हम कहते हैं सर तुलुप वंश। क्या कहते हैं सर, तुलुप वंश कहते हैं। तो तुलुप वंश के ही शासक कौन थे, कृष्णदेवराय थे। कृष्णदेवराय, ठीक है। कृष्णदेवराय के बारे में याद रखेंगे। कृष्णदेवराय के बारे में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, इन्होंने नगलापुर नामक एक नगर बसाया था। क्या सर, नगलापुर नामक, नगला, एक मिनट लिखा, नगला, क्या नगलापुर नामक, जो इनकी माता का नाम नगला था, उसी के उपलक्ष्य में नगलापुर नामक नगर बसाया। अच्छा, कृष्णदेवराय ने अष्टदिग्गज इनकी निवास में, अष्टदिग्गज इनकी सभा में निवास करते थे। अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज कौन थे, कहेंगे 8 जो कवि थे उनका एक समूह था। इससे पहले आपको 8 अष्टप्रधान शिवाजी के, इससे बाद में आपको अष्टप्रधान शिवाजी के काल में देखने को मिलेगा। नवरत्न इससे पहले विक्रमादित्य के काल में आपको देखने को मिलेंगे, बाद में फिर अकबर में देखने को मिलेंगे नवरत्न, ठीक है। तो जो आपको ये याद रखना, तो अष्टदिग्गज इनकी सभा में निवास करते थे। कृष्णदेवराय के बारे में तो राइट आंसर क्या होगा, कृष्णदेवराय इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या है। केंद्र शासित प्रदेश में किसका शासन होता है। जो केंद्र शासित प्रदेश होता है तो उसमें आपको याद है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का होता, तो तीसरा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न ये रहा, क्या संघ शासित क्षेत्रों में के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है। तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति से कुछ आर्टिकल मैं आपको हमेशा बताता हूं, जो आपको भूलना नहीं। 52 है, 52 में राष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई है। 53 अगर पूछा जाए तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका का प्रमुख होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपका 60 पूछा जाता तो 60 आप कहेंगे इसमें शपथ की चर्चा की, इसमें शपथ। अगर आपके एग्जाम में 61 पूछा जाता कहेंगे इसमें महाभियोग की चर्चा, इसमें क्या है, महाभियोग। अगर 72 पूछा जाए तो आप कहेंगे क्षमादान शक्ति है, ठीक है। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बता रहा हूं, इनको आपको याद रखना, ठीक है। 74 में आपको आर्टिकल याद रखना है। 74 में कहा गया कि राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। ये आपको आर्टिकल भूलना नहीं है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहां पर हाल ही में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया गया। कौन सा सर, भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन हाल ही में कहां पर किया गया। अगर अमित शाह की बात करेंगे, अभी गृह मंत्री हैं और इन्हें हाल ही में भी सहकारिता मंत्रालय भी दिया गया। कौन सा, सहकारिता मंत्रालय जो दिया गया, ये भी सहकारिता मंत्रालय, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या है बताइए। राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, दिल्ली। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा, दिल्ली। करंट का एक बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको इसको भूलना नहीं है, ठीक है। दिल्ली क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा अटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है। तो दोस्तों आप हमारे PDF बनाने का तरीका देख रहे होंगे, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे स्ट्रेटेजी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री हो, यानी कि साइंस हो, हर प्रकार के क्वेश्चन में लेने की इन्हीं 25 क्वेश्चनों में मैंने इन समेटे हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का कैडमियम होगा, याद रखेंगे। कैडमियम, सॉरी पारा, आई एम सॉरी, ये पारा होगा। पारा युक्त जो रोग होता है उसकी क्रम में क्या होता है, पारद युक्त रोग से क्या होता है, इटाई रोग होता है, आपको बहुत अच्छे से याद। इसका दोस्तों राइट आंसर कैडमियम होगा, ठीक है। माफी चाहूँगा, कैडमियम इस क्वेश्चन का राइट आंसर तीसरा, ठीक है। आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी।
इटाई जो रोग होता है वो कैडमियम से ही होता है, ठीक है। इटाई रोग जो होता है वो कैडमियम से ही होता है, ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है, ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न, इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, ये आपके लिए HW हो जाएगा। 2-3 प्रश्न मैंने पूछे, उनका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर देखना है। इसमें बताना है पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, HW है, ये आपको बताना है, ठीक है। और 25 में से आपका स्कोर कितना रहा ये हमें जरूर बताएं। और इससे लगातार प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने, आने वाली हर अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे। लगातार ऐसे वीडियोज लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियोज में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।